Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. So we are starting with the topic dislocation and subluxation. First of all दोनों की हम definition देख लेते हैं कि what is dislocation basically. Dislocation ज़ाहिर सी बात है कि ऐसी इंजरी है हमारे joint को, an injury to a joint जिसमें हमारे जो bones के end part होते हैं ना, ends of bones are forced from their normal position. Like उनको force किया जाता है कि वो अपनी normal position से जो है वो slip कर जाएं. जब भी बोन हमारे पास स्लिप हो जाती है आउट ऑफ द जॉइंट दिस कंसीडर्ड एज डिसलोकेशन. मतलब दो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं दो बोन्स की, वो आपस में जो है मूव हो गई हैं, स्लिप आउट हो गई हैं. एक दो बोन्स मिलकर जॉइंट बनाती है ना, अब वो जॉइंट की जो दो बोन्स हैं वो स्लिप आउट हो गई हैं तो कोई वही नहीं रही, डिसलोकेशन हो जाएगी. पेनफुल इंजरी होती है, ये टेम्पोरेरी डिफॉर्म होती है जिसकी वजह से हम जॉइंट को इमोबिलाइज कर देते हैं. देन अगर यही डिसलोकेशन इनकम्प्लीट या फिर एक और टर्म यूज़ करते हैं हम पार्शियल हो, इनकम्प्लीट और पार्शियल डिसलोकेशन, तो इसको हम कहते हैं सबलैक्सेशन. तो डिसलोकेशन एंड सबलैक्सेशन की डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं कि ये डिसलोकेशन वैसे विजुअली कैसे होती है. हम पिक्चर में देखते हैं, जैसे ये मैं जॉइंट दिखाया है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट. यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अगर मैं इसकी डिसलोकेशन बताऊँ तो यहाँ पर ये जो बॉल है हमारे पास, ह्यूमरस का हेड और जो ये सॉकेट है जो हमारे पास ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट बना रहा है, ये जो बॉल है ना ह्यूमरल हेड, ये अगर स्लिप आउट कर जाए इंटीरियर, मतलब एक दूसरी तरफ चले जाए, तो यहाँ पे देखें मेंशन हुआ है कि ये एक इंटीरियर डिसलोकेशन हो जाएगी. और अगर बॉल यहीं रहे बट जो इसका सॉकेट वाला एरिया है विच इन्वॉल्व्स द स्कैपुला टू, तो वो अगर मूव कर जाए तो दैट वुड लीड टू पोस्टीरियर डिसलोकेशन. और डिसलोकेशन हमारे पास जब भी होती है शोल्डर में, शोल्डर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक सर्कस साइन दिखता है हमें. नाउ वी आर मूविंग कि हमारे पास अगर डिसलोकेशन हो गई है तो हमें कैसे पता चलेगा कि डिसलोकेशन है. तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें देखने होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा वो करेगा दर्द की कंप्लेन करेगा कि मुझे पेन हो रहा है फर्स्ट. दूसरा, उसको उसी एरिया में स्वेलिंग हो रही होगी बहुत ज़्यादा, ये जो एरिया है इसका वो स्वेल कर जाएगा. और फिर ब्रूजिंग भी होगी. ब्रूजिंग क्या होता है, हमारे पास कोई भी हेमाटोमा फॉर्म हो जाता है, टेम्परेरी हेमाटोमा होता है. और ये क्यों होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से, वहाँ पर मौजूद होने की वजह से. इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है, हमारे जॉइंट जो है उसके इनस्टेबिलिटी हो जाएगी. ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ अपनी जगह से हिल गई है तो वो स्टेबल तो नहीं रही ना अब, तो यहाँ पे ये इंस्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट आ गया. नेक्स्ट हमारे पास लॉस ऑफ एबिलिटी टू मूव जॉइंट, हमारी जो एबिलिटी होती है मूवमेंट की वो भी हमारे पास लॉस हो जाती है. देन विजिबल डिफॉर्म जॉइंट, हमें बाकायदा एक्सरे में ये वैसे भी नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास बोन जो है वो अपनी जगह से जो है वो हट गई है. लास्ट हमारे पास हमें नमनेस भी इस एरिया में हो रही होती है, मे बी प्रॉक्सिमली मे बी डिस्टली, बट हो रही होती है. इसके अलावा क्या कॉजेज़ हमें देखने को मिलते हैं, सेम कॉजेज़ एज फ्रैक्चर्स, स्पोर्ट्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फॉल, यही सारे होते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें. उसके बाद हम डायग्नोसिस पर आए, वही सेम डायग्नोसिस थ्रू एक्सरे. एक्सरे में हम वही रूल ऑफ 2 हम फॉलो करेंगे. और इसके अलावा हमें अगर सीटी स्कैन करवाना है तो वही बोनी डिटेल्स, एमआरआई कराना है तो वही सॉफ्ट टिश्यू डिटेल्स, सेम एज फ्रैक्चर. इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है इसके ट्रीटमेंट की, जो कि इसका मैनेजमेंट होती है कि हम इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे. तो इसके मैनेजमेंट के काफ़ी सारे तरीके हैं. फ़र्स्ट तो हमारे पास होता है मैनिपुलेशन और रीपोजिशनिंग. जब हमने थेराप्यूटिक्स पढ़ा था तो हमने इसमें मैनिपुलेशन पढ़ी थी और दूसरी रीपोजिशनिंग, मतलब इसी की एक टर्म है. सेकंड हमारे पास है कंजर्वेटिव तरीके से इसको हम करें या फिर सर्जिकली. अब कंजर्वेटिव क्या होता है ये हम देखेंगे. इसके अलावा इमोबिलाइजेशन के थ्रू भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं, मेडिकेशंस के थ्रू हम इसको मैनेज कर सकते हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे फिज़िकल थेरेपिस्ट का पार्ट होता है दैट इज़ रिहैबिलिटेशन. तो अगर हम सबसे पहले मैनिपुलेशन और रीपोजिशनिंग की बात करें तो इसमें हम इंक्लूड करेंगे कि जो भी एक्शन परफॉर्म हुआ है, जैसे इंटीरियरली अगर एक्शन परफॉर्म हुआ है तो हम उसको मैनिपुलेट या इसको रिपोजिशन पोस्टीरियरली करेंगे, मतलब उसका रिवर्सल करेंगे, एक्शन अपोजिट और रिवर्सल ऑफ व्हाटएवर हैपेंड.
तो ये इसकी रिपोजिशनिंग हो जाएगी, क्योंकि हमें वापस जो है हड्डी कहते हैं ना, हड्डी को वापस बिठाना, तो दिस इज़ बेसिकली रिपोजिशनिंग। उसके बाद हमारे कंजर्वेटिव और सर्जिकल। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि इसमें कोई ओपन रिडक्शन नहीं होती। रिडक्शन मतलब ओपन रिडक्शन, नहीं कोई हम सर्जिकली उस एरिया को ओपन नहीं करते, जबकि सर्जिकली में हम ओपन करते हैं। एक एग्जांपल दी थी हमें मैम ने बटन होल डिफॉर्मिटी की, कि ये बटन होल डिफॉर्मिटी क्या चीज़ है। बटन होल बेसिकली हमारे पास एक डिफॉर्मिटी है जिसको हम बॉटनर डिफॉर्मिटी भी कहते हैं, जिसमें हमारी जो इंजरी है वो टेयर करती है हमारे टेंडन को, उसकी वजह से थोड़ी सी स्लिट मतलब अपेयर हो जाता है, कोई एक स्प्लिट आउट हो जाती है वो अपनी जगह से। हमने हमने उसमें पढ़ा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, कि जब हमारे पास जो है हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है, ये हमारे पास बॉटनर डिफॉर्मिटी भी कहते हैं, हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पढ़ा था, जिसमें हाइपर फ्लेक्शन हो जाती है DIP जॉइंट की और फ्लेक्शन हो जाती है PIP जॉइंट की। तो नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें हम रिडक्शन नहीं कराते बाय द वे बटन होल डिफॉर्मिटी में। और अब हमारे पास इमोबिलाइजेशन है, तो इसको हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास जो टिश्यूज़ हैं वो हील हो जाए। टिश्यू हीलिंग की वजह से हम इमोबिलाइज़ कर देते हैं। मेडिकेशंस, अगर तो कोई ओपन सर्जरी है तो हम एंटीबायोटिक्स दे देंगे, और अगर हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा मसल स्पैस्टिक हो गए, बहुत ज़्यादा मसल स्पैज़म हो गया, तो इसके लिए हम फिर इसको सिवियर मसल स्पैज़म के लिए मसल रिलैक्सेंट दे देते हैं, जैसे कि डायज़ेपाम, जिससे पेशेंट के मसल्स रिलैक्स हो जाएं। और लास्ट रिहैबिलिटेशन। उसके बाद हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए आती हैं जब भी हमारे पास डिसलोकेशन होती है, कि अगर ये बहुत ज़्यादा जो है, अगर कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन आ गई तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर ये चीज़ बिगड़ गए हमारी डिसलोकेशन, तो क्या हो सकता है। पहली चीज़ हो जाएगी हमारे पास मसल टेयर, लिगामेंट टेयर, या फिर हमारे पास टेंडन टेयर हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमारे पास उस जगह से कोई नर्व या जो भी ब्लड वेसल जा रही है वो भी डैमेज हो सकती है। थर्ड चीज़ हमारे पास होती है ससेप्टिबिलिटी टू री इंजरी। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिवियर डिसलोकेशन हो गई है, या फिर रिपीटेड डिसलोकेशन की वजह से हमारे पास री इंजरी होने के भी चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा आर्थराइटिस, अगर बहुत ज़्यादा एज में किसी को हो रहा है तो आर्थराइटिस की भी कॉम्प्लिकेशन, मतलब आर्थराइटिस भी डेवलप हो सकता है। और लास्ट, रीइंफोर्स्ड इंजर्ड जॉइंट मींस के इरिवर्सिबल जॉइंट इंजरी में ही कन्वर्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से लॉस ऑफ मोशन और फिर ग्रैनुलेशन टिश्यू बन जाएगा, आर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है उसकी इरोजन हो जाएगी, पूरा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दैट्स इट।